प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में चर्चा किए और वहां हम लोगों ने देखा कि नहीं कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत है और उन सिद्धांतों की मूल मान्यताएं क्या है। आज के व्याख्यान में हम लोग नॉन कॉग्निटिव थ्योरी या असंज्ञानवाद के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि असंज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है और इसके कौन कौन से स्कूल हैं। जब हम नॉन कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं तो नॉन कॉग्निटिव थ्योरी का सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी नैतिक निर्णय हैं वो नैतिक निर्णय संज्ञानात्मक न होकर के असंज्ञानात्मक या नॉन कॉग्निटिव। और नॉन कॉग्निटिव का मतलब यह है कि नैतिक निर्णय जो है ये उसमें प्रयुक्त जो भी शब्द है वो शब्द उस निर्णीत कर्म के बारे में कुछ बात नहीं करता है, बल्कि उसका मुख्य कार्य जो होता है वक्ता या श्रोता की भावनाओं को व्यक्त करना होता है। यानी जब हम किसी कर्म के बारे में नैतिक निर्णय देते हैं तो उसका सीधा सा अभिप्राय ये होता है कि हम उस कर्म के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि उस कर्म के विषय में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब इस प्रकार से दो नॉन कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो डेवलप होती है। एक को हम इमोटिज्म या संवेगवाद और दूसरे को प्रिस्क्रिप्टिसिज्म या परामर्शवाद के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इमोटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे और इमोटिज्म का जो मुख्य दार्शनिक है एजे एयर, रूडोल्फ कार्नर, हम लोग उसके बारे में भी जानने समझने का प्रयास करेंगे कि उसकी क्या मूल मान्यता है। अब जब हम नॉन कॉग्निटिव या अवर्णनात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो अवर्णनात्मक सिद्धांत या नॉन कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार नैतिक शब्दों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो भावनाओं अथवा अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करना और उत्पन्न करना या किसी को कुछ करने या न करने का निर्देश या परामर्श देना होता है। तो स्पष्ट है कि नैतिक शब्द का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह भावना तथा अभिव्यक्ति को व्यक्त करना होता है तथा अन्य व्यक्तियों में कुछ करने या न करने का परामर्श देना होता है। नैतिक दर्शन के क्षेत्र में इमोटिज्म या संवेगवाद का विकास मूलतः अनुभव मूलक दार्शनिक विचारधारा का अनिवार्य परिणाम था, जिसको कि हम तार्किक भाववाद या लॉजिकल पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म पूर्णतया अनुभववाद में या एम्पिरिसिज्म में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि दर्शन का उद्देश्य जो है वह किसी अतीन्द्रिय सत्ता की खोज नहीं है, अपितु भाषा का विश्लेषण है। यानी एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, द बेसिक फंक्शन ऑफ फिलॉसफी इज एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें मॉरिस स्लिक, रूडोल्फ कार्नर, एजे एयर इत्यादि इस मत के समर्थक दार्शनिक हैं। इन दार्शनिकों के अनुसार केवल दो प्रकार के
वाक्य ही सार्थक हो सकते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें सार्थकता हो सकती है वो केवल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, आनुभविक वाक्य या इंपीरिकल सेंटेंसेस, और दूसरा जो है वह एनालिटिक सेंटेंसेज या एनालिटिक प्रपोजिशन। तो पहला जो है वो अनुभविक वाक्य है और दूसरा जो है वो विश्लेषणात्मक वाक्य है। यही दो प्रकार के वाक्य जो है ये सार्थक हो सकते हैं। प्रथम प्रकार के वाक्य हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं और उन्हें अनुभव के द्वारा ही सत्य या असत्य प्रमाणित किया जा सकता है। इन वाक्यों में कुछ तथ्यों का वर्णन किया जाता है जिनकी हम अनुभव द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। यानी जब हम अनुभवात्मक वाक्य की बात करते हैं तो इसमें कुछ तथ्यों के बारे में बात की जाती है जिनका कि हम परीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये कहें कि यह पेंसिल नीली है, तो इसका मतलब यह है कि हम पेंसिल नीली है ये फैक्ट है और पेंसिल के नीलापन होने का हम अनुभव द्वारा परीक्षण या निरीक्षण कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि पेंसिल वस्तुतः नीली है कि नहीं है। अब दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है उसे हम एनालिटिकल प्रपोजिशंस या विश्लेषणात्मक वाक्य कहते हैं। विश्लेषणात्मक वाक्य में कुछ शब्दों की विशेष परिभाषा अथवा उनके विश्लेषण के कारण ही इन वाक्यों की सार्थकता होती है। यानी जो विश्लेषणात्मक वाक्य होते हैं वो या तो किसी पर्टिकुलर डिफिनीशन या किसी पर्टिकुलर वर्ड या शब्द द्वारा उन वाक्यों की सार्थकता जो है वो सिद्ध होती है। इनकी सार्थकता की परीक्षा अनुभव द्वारा नहीं अपितु शब्दों की परिभाषा से संबंधित नियमों के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम ये कहें कि त्रिकोण में 3 कोण है, तो 3 कोण का होना त्रिकोण की परिभाषा में ही निहित है। त्रिकोण का मतलब ही होता है कि जिसमें 3 कोण है। तो ये वाक्य अपनी परिभाषा द्वारा ही सार्थकता को ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि हम ये कहें कि कुंवारी लड़की जो है वो अविवाहित होती है, तो कुंवारा का मतलब ही होता है अविवाहित होना, या अविवाहित होने का मतलब है कि कुंवारा होना। हम कुंवारे को अविवाहित कह करके कोई नई बात नहीं करते हैं, बल्कि कुंवारे का विश्लेषण ही करते हैं। तो इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अनुसार केवल उपर्युक्त दो प्रकार के कथन सार्थक हो सकते हैं। एक तो अनुभविक कथन और दूसरा जो है वह विश्लेषणात्मक कथन। ये दो प्रकार के ही कथन सार्थक होंगे। अब इन दो कथनों की सार्थकता के आधार पर कुछ ऐसे दार्शनिक आए जो तार्किक भाववाद को आधार मानते हुए कुछ नैतिक निर्णयों के स्वरूप पर विचार प्रस्तुत किए। उसमें इमोटिज्म का जो पहला थिंकर है वो है रुडॉल्फ कार्न। रुडॉल्फ कार्न, a prominent figure of logical positivism, had a non-cognitive view of ethics. It means he believed that moral judgment are non-factual statements about the world,
but rather experiences of emotion or attitudes. Important work of Rudolf Carnap, Philosophy and Language. फिलॉसफी एंड लैंग्वेज में ही रुडोल्फ कार्नप अपने एथिकल कंसेप्शन या मोरल जजमेंट के बारे में बात करता है। यहां लॉजिकल सिंटेक्स में रुडोल्फ कार्नप नैतिक निर्णयों की व्याख्या करता है और इसकी व्याख्या वो वस्तुतः वेरिफिकेशन थियरी या सत्यापन सिद्धांत के आधार पर वो नैतिक निर्णयों की तथ्यात्मक सार्थकता को अस्वीकार करता है और उन्हें पूर्णतः संवेगात्मक मानता है। रुडोल्फ कार्नप जो है ये कहता है कि नैतिक निर्णयों में कोई तथ्यात्मकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका आधार वो वेरिफिकेशन थ्योरी को मानता है। अब वेरिफिकेशन थ्योरी का आधार यह है कि केवल दो प्रकार के स्टेटमेंट जो है वह सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला इंपीरिकल और दूसरा जो है एनालिटिकल। इंपीरिकल स्टेटमेंट को हम सेंसुअली जो है या इंपीरिकली वेरीफाई कर सकते हैं और जो एनालिटिकल स्टेटमेंट होते हैं उनको बाय टर्म या बाय डिफिनीशन जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस आधार पर कार्नप ये दिखाता है कि जो मोरल जजमेंट है इसमें किसी प्रकार की फैक्चुअलिटी नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें एक प्रकार का इमोटिव सेंस होता है। इसमें एक प्रकार की संवेगात्मकता होती है। इन निर्णयों के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करने के लिए कार्नप जो है नीति शास्त्र को दो वर्गों में विभाजित करता है। एक को कहता है कि अनुभवात्मक नीति शास्त्र और दूसरे को कहता है मानकीय नीति शास्त्र, इंपीरिकल एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स की बात वो करता है। कार्नप नैतिक निर्णय को तथ्यात्मक या तथ्यपरक अनुभवात्मक कथनों से वो भिन्न मानता है और कहता है कि ये निर्णय पूर्णतः संवेगात्मक होते हैं या इमोटिव होते हैं। अर्थात ये किन्हीं तथ्यों का वर्णन न करके वक्ता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और अन्य व्यक्तियों में इन भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। यानी नैतिक निर्णयों में कोई तथ्यात्मकता नहीं होती है, संवेगात्मकता होती है और संवेगों का काम है कि वक्ता में भावनाओं को जागृत करना और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को अभिव्यक्त करना। ये दो चीजें हैं, वक्ता की भावना को अभिव्यक्त करना और अन्य व्यक्तियों में भावनाओं को जागृत करना। ये निर्णय वस्तुतः संवेगात्मक अभिव्यक्तियां मात्र होने के कारण वस्तुतः निर्णीत वस्तुओं के विषय में कुछ भी नहीं कहती। इस कारण कार्नप नैतिक निर्णयों को सीडो स्टेटमेंट या छद्म कथन कहता है। अब छद्म कथन का अभिप्राय ये है कि ये कथन ऐसे होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से तथ्यात्मक या फैक्चुअल प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तथ्यात्मक होते नहीं। उनका कथन है कि मानकीय नीति शास्त्र की प्रतिज्ञप्तियां चाहे वह नियमों के रूप में हो अथवा मूल्यात्मक कथनों के रूप में संज्ञानात्मक दृष्टि से निरर्थक होती है। वे वैज्ञानिक प्रतिज्ञप्तियां नहीं होती, वे किन्हीं तथ्यों का वर्णन नहीं करती, वे संवेगात्मक तथा
आदेशों के अतिरिक्त जो है वो कुछ नहीं होती है। कार्य भाषा के उद्देश्य अथवा कार्य को दो रूपों में विभाजित करता है। अब वो कौन कौन से दो रूप हैं जिनमें कार्य भाषा को विभाजित करता है? पहला तो वो कहता है कि भाषा का जो है वो प्रतिनिधिक कार्य या रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ लैंग्वेज, तथा दूसरा जो है वो अभिव्यक्ति परक कार्य है। यानी पहला जो है वो भाषा का प्रतिनिधिक कार्य और दूसरा जो है वो अभिव्यक्ति परक कार्य। ये दो प्रकार के कार्यों का उल्लेख रुडॉल्फ कार्नप करता है और दिखाता है कि पूर्ववर्ती अब तक हम लोग अपने जो भी पूर्ववर्ती व्याख्यान हुए उसमें हम लोगों ने ये देख चुका है कि कुछ कथन किन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हैं और वो हमें जगत के विषय में कुछ सूचनाएं या जानकारी देते हैं। यानी कुछ कथन ऐसे होते हैं जिनको कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट वस्तुतः जगत के बारे में वर्णन करते हैं या कुछ सूचना या जानकारी देते हैं। इन कथनों के वर्णनात्मक कार्य को ही कार्नप जो है वह भाषा का प्रतिनिधिक कार्य जो है वो कहता है। नैतिक निर्णय पूर्णतः संवेगात्मक होने के कारण भाषा का उक्त प्रतिनिधिक कार्य नहीं करते। तो जब प्रतिनिधिक कार्य नहीं करते तो करते क्या है? वो कहता है कि अभिव्यक्ति परक कार्य करते हैं। यानी भाषा जो है वो एक प्रकार की अभिव्यक्ति का कार्य करती है, एक्सप्रेशन का कार्य करती है। और जब हम अपने कथनों द्वारा किन्हीं तथ्यों का वर्णन करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो कथनों के इस कार्य को हम अभिव्यक्ति परक कार्य कहते हैं। यानी हम वर्णन न करके बल्कि अभिव्यक्तियों की जब बात करते हैं तो हम भाषा को अभिव्यक्ति परक कार्य करते हैं। जैसे हाय, ओह, आह, ये हमारे जो कथन है ये अभिव्यक्ति परक कार्य है। कार्नप उन्हें तत्वमीमांसीय प्रतिज्ञप्ति कहता है। और चूंकि ये प्रतिज्ञप्तियां तत्वमीमांसीय प्रतिज्ञप्ति है, इसका मतलब यह है कि ये प्रतिज्ञप्ति जो है वो असत्यापनीय होती है। इनको हम सत्य या असत्य नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि ये न तो आनुभविक प्रतिज्ञप्तियां हैं और न तो विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियां हैं। तो सत्यता या असत्यता के निकष पर ये केवल दो प्रतिज्ञप्तियां हो सकती हैं, या तो वो अनुभविक हो या तो वो विश्लेषणात्मक हो। चूंकि नैतिक निर्णय या नैतिक प्रतिज्ञप्तियां न तो अनुभवात्मक होती है न तो विश्लेषणात्मक होती है, इसलिए कार्नप उसे कहता है कि ये सीडो प्रपोजिशंस हैं या सीडो प्रतिज्ञप्तियां हैं और इन प्रतिज्ञप्तियों की सत्यापनीयता जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है। कार्नप के अनुसार संगीतमयी कविताओं की भांति तत्वमीमांसीय प्रतिज्ञप्तियां केवल अभिव्यक्ति परक कार्य करती हैं, प्रतिनिधिक कार्य नहीं। यानी तत्वमीमांसी युक्तियों की तरह जो नैतिक निर्णय या जो नैतिक प्रतिज्ञप्तियां हैं वो केवल अभिव्यक्ति का काम करती है, प्रतिनिधिक का कार्य नहीं करती है।
ये तत्वमीमांसीय प्रतिज्ञप्तियां न तो सत्य होती हैं न ही असत्य होती है, परंतु ये हास्य, संगीत और कविताओं की भांति अभिव्यक्ति परक होती है। यह उल्लेखनीय है कि कार्नेप तत्वमीमांसीय प्रतिज्ञप्तियों का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में करता है, जिसमें नैतिक निर्णय भी सम्मिलित है। यहाँ कार्नेप जो मेटाफिजिकल प्रपोजिशंस है या मेटाफिजिकल स्टेटमेंट है, उसका एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स में प्रयोग करता है, जो या जिसके अंदर जो है वो नैतिक प्रतिज्ञप्तियां शामिल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नॉन कॉग्निटिव थ्योरी में ये देखा कि नैतिक निर्णय मुख्यतः असंज्ञानात्मक होते हैं, नॉन कॉग्निटिव होते हैं, जो किसी कर्म के बारे में कोई निर्णय नहीं देते हैं, वरन वो वक्ता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और अन्य व्यक्तियों में उन भावनाओं को भी जागृत करते हैं। तो ये दो प्रकार की चीजें हैं। कार्नेप जो है नैतिक निर्णयों को या नैतिक प्रतिज्ञप्तियों को वो सीडो प्रपोजिशन या सीडो प्रतिज्ञप्ति मानता है और कहता है कि केवल दो प्रकार की प्रतिज्ञप्तियां सार्थक हो सकती हैं, इंपीरिकल प्रपोजिशंस और एनालिटिकल प्रपोजिशंस। जो एथिकल प्रपोजिशंस हैं वो न तो इंपीरिकल है न तो एनालिटिकल है, इसलिए वो सीडो स्टेटमेंट है या सीडो प्रपोजिशंस है, वो छद्म कथन है और छद्म कथनों की प्रामाणिकता जो है वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार इमोटिज्म का जो पहला नीति शास्त्री रुडॉल्फ कार्नेप है, वो अपने मत को इस रूप में व्यक्त करता है। अब अगले व्याख्यान में एक और लॉजिकल पॉजिटिविज्म या इमोटिज्म का एक प्रोमिनेंट थिंकर्स है ए जे एयर के एथिकल थिंकिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।